हेलो माय डियर चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल मंडवी की टीचिंग। तो गाइस, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि एक एसएसटी का चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। So the Constitution is a set of fundamental principles according to which state is governed. जिस आधार पर स्टेट गवर्न करा जाता है, उसका मतलब संचालन किया जाता है, उन फंडामेंटल सिद्धांतों का, उन इम्पोर्टेंट सिद्धांतों का सेट है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन रखने का, वो सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने दिया था। सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इन द प्रीसीडिंग पीरियड्स। और जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स जिनको हम बहुत ही और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप का थोड़ा सा रिव्यू कर लें, है ना, इन द प्रीसीडिंग पीरियड्स, ना पहले के कुछ क्षणों में, ना पहले के कुछ टाइम में, है ना, दौरान। ठीक है, as modern political institution originated and developed in India mainly during the British rule, the origin and the growth of the Indian Constitution has its roots in the British period of Indian history। जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तभी बने थे जब ब्रिटिश का टाइम था ना। तो जो ओरिजिन और ग्रोथ था, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन और ग्रोथ था, उसकी रूट थी ब्रिटिश पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन तब जो साइमन कमीशन वाले लोग ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बना रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनका वेलकम किया था विद द स्लोगन गो बैक साइमन, है ना, इसीलिए हमने उनका, है ना। लेकिन जो रूट्स आई थी वो ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम में आई थी, बता दिया। ठीक है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ अब कुछ एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में पास करा गया था। इसने जो बंगाल, इस एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर थे उसको एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया था। हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, जो कि अब मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा के ऊपर हकदार जमा सकते थे। जो कि सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कर दिया था, जिनकी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, जिनकी अथॉरिटी थी ओवर द प्रेसिडेंसीज मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। और ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करा गया था कैलकाटा में 1774 में। सर एलिजा इम्फे पहले चीफ जस्टिस थे उस सुप्रीम कोर्ट की, है ना। इट प्रोहिबिट, अब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। It prohibited the servants of the company to engage in any private trade and accept presents or bribes from natives। और इस एक्ट ने बिल्कुल मना कर रखा था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उन्हें किसी भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करने को, इसीलिए, और रिश्वत या फिर गिफ्ट्स नहीं लेने हैं नेटिव्स से। ठीक है, मतलब जो कि यहाँ पर रहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, वो क्या बताता है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैविंग 6 members, 2 फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिमेनिंग फ्रॉम प्राइवी काउंसिल टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ब्रिटिशर्स कहते हैं। ठीक, तो उसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसने बताया कि उसमें 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 ब्रिटिश कैबिनेट्स होंगे, बाकी 4 जो हैं प्राइवेट काउंसिल से होंगे, जो कि चीज़ों को, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको सुपरवाइज़ करेंगे, है ना, कंपनी के, जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर कन्फाइंड टू मैनेज द ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज ओनली। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज़ ही मैनेज करेंगे। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट जो कि 1793 में आया। सैलरीज फॉर द स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू की, जो सैलरीज़ हैं स्टाफ की या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की, वो इंडियन रेवेन्यू से पे करी जाएंगी। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है, एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट विद ट्रेड इन टी एंड विद चाइना एंड प्रोवाइड 1 lakh ग्रांट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया ऑफ ट्रेड, जो कि वो इंडिया के साथ करती थी,
एक्सेप्ट विद ट्रेड एंड विद चाइना, और 1 लाख जो है ग्रांट भी दिया एजुकेशन के लिए फॉर इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सेंट्रलाइजेशन होने लगा कि एक हाथ में पावर आने लगी है ना। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। और ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले के अंदर बनाई गई थी, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जो लेजिस्लेटिव मतलब जो डिसीजन लेता है, हाँ डिसीजन बनाता है, मतलब डिसीजंस लेता है, और एग्जीक्यूटिव जो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराता है ना, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है ना। जो फंक्शंस थे गवर्नर जनरल्स काउंसिल वो सेपरेट कर दिए गए पहले टाइम के लिए। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द कन्वेनेटेड सिविल सर्विस वाज ओपन टू इंडियन ऑल्सो। ठीक है, अब ओपन कंपटीशन सिस्टम चालू हो गया था सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट का ऑफ सिविल सर्वेंट्स कि मतलब भर्ती होने का है ना, वॉज इंट्रोड्यूस एंड द कोवेनेटेड सिविल सर्विस कि मतलब इंडियंस भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इट वॉज लाइक दैट। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आज हो रहे हैं ना, वैसे ओपन हो गए थे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ये भी हुआ था एंड इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल, और जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी। द क्राउन रूल फ्रॉम 1857 टू 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके नीचे हम कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पावर को कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन नया नाम था ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अबॉलिश्ड एंडिंग द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो भी हटा दिए गए ताकि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम ना चले। और जो पोस्ट थी सेक्रेटरी की ऑफ स्टेट वो भी बना दी गई ताकि जो सेक्रेटरी देखें और वो ब्रिटिश क्राउन को वो करें, बताएं जाके चीज़ें ना। अब 15 मेंबर काउंसिल व एस्टैब्लिश, 15 मेंबर ऑफ काउंसिल बनी ताकि उनको असिस्ट करा जा सके। हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल था। द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। गवर्नर पहले तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, फिर वाइसरॉय बना दिया, है ना, बहुत कुछ बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, अपना ही नाम बदल रहे थे, अपनी पावर बदल रहे थे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, the viceroy could now also nominate some Indians as an non-official members in his council। अब viceroy कुछ इंडियंस को भी अपॉइंट कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन इस काउंसिल। 1862 में 3 इंडियन को नॉमिनेट करा गया था टू द काउंसिल, और इससे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस बने जिनमें इंडियंस भी थे। With the lawmaking processes, the executive council was now expanded by the addition of 6 to 12 members for legislative purpose। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया था, 6 से 12 मेंबर्स हो गए थे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस करा गया था, वॉज गिवन रिकग्निशन, उसको रिकग्निशन मिल गई सो ताकि वर्क जो है वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। द वाइसरॉय वाज गिवन द पावर्स ऑफ इशू और ऑर्डिनेंसेस, और जो वाइसरॉय को इशू ऑर्डिनेंसेस की पावर दे दी गई। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं ना। तो लॉर्ड मॉर्ले द देन सेक्रेटरी
of State of India and Lord Minto, the then Viceroy of India, announced some reforms in the British Parliament. जो लॉर्ड मॉर्ले भाई साहब थे पहले के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो भाई साहब थे वाइसरॉय, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस करे इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ द न्यूली एक्सपेंडेड 16 to 60 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जो कि अभी न्यूली ही बढ़ी थी 16 से 60 मेंबर, कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्स के बारे में डिस्कशन हो सकता है, रेजोल्यूशंस मूव करा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन. Communal representation was introduced as Muslims were given separate electorates based on religious grounds. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. Communal representation देने जाने लगी है ना, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई है ना बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड. और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी पहले इंडियन बने थे टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, वो था 18 वाला, ठीक. ये है 1919 वाला मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है ना. तो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. और उसने मतलब जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर उसको रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए. डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द कंट्री. और कंट्री में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करे गए. द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम. और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी पहली बार. और डायarchy सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्रोविंसेस में. साइमन कमीशन कौन थी? वो 1927 में बनाई गई थी टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन. इट प्लेस्ड इट्स रिपोर्ट इन 1930 विच वॉज एग्जामिन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना. ये कुछ बातें है ना. गवर्नमेंट इसकी जो मेन बात थी उन्हें बता दी, ठीक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक. बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. डायarchy वॉज एबोलिश्ड. डायarchy को हटा दिया गया था इन द प्रोविंसेस, लेकिन बट इट वॉज इंट्रोड्यूस एट द फेडरल लेवल. लेकिन उसको फेडरल लेवल पे, फेडरल इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट सब फ्री हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर ओनली आंसरेबल टू द पीपल. बट अब डेमोक्रेसी थोड़ी ना, इट वॉज अ डिक्टेटरशिप, है ना. सो द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वॉज मेड इन टू, और जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट था वो 3 लिस्टों में कर दिया गया. फेडरल में जिसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में जिसमें 54 आइटम्स थे, और कॉन्करेंट में जिसमें 36 आइटम्स थे. एंड रेसिड्यूअल पावर्स वर गिवन टू वाइसरॉय. अरे अभी आप पढ़ोगे वो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 10 पे ना, तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, तो उन्हीं के नाम है. और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स हैं अलग, है ना. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, और उससे जो है ऑल इंडिया फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बताया. कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट, बट द फेडरेशन डिड नॉट केम इनटू इफेक्ट बिकॉज द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट ज्वाइंड द फेडरेशन. इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस, है ना. तो क्या करा गया, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की अनुमति दी गई, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे एज यूनिट. लेकिन फेडरेशन नहीं आ पाई काम की, क्योंकि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने फेडरेशन ज्वाइन ही नहीं करा. तो इसमें बाय कैमरलिज्म इंस्टीट्यूट कर दिया 6 out of 11 प्रोविंसेस, ठीक है. इट प्रोवाइडेड फॉर दिस, और उससे इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसके चक्कर मतलब जिसकी वजह से आज हम इंडियन करेंसी को ना नहीं कह पाते हैं. और मतलब फॉर्मल सेक्टर से अगर किसी को लोन लेना है तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं ना, क्योंकि उन्हें देखो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उन्हें सैलरी भी उसी से लेनी है ना, तो ज़्यादा मतलब पता नहीं है ना, मतलब
है ना। तो मतलब बट जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनमें है ना बट कंसेशन मिला है ना, और फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से लोगों की मतलब वो हालत में सुधार हुआ, और लैक ऑफ कोलेटरल की प्रॉब्लम को एसएचजीज ने सॉल्व करा। सो ये समस्या है तो समाधान भी है ना। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना भाई, है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना। Cabinet Mission Plan of 1946. According to this plan, there was to be a Union of India consisting of both British India and the Indian states with control over foreign affairs, defense and communication. इस प्लान के अकॉर्डिंग एक यूनियन ऑफ इंडिया होना था जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगी और इंडियन स्टेट्स भी होंगे विद कंट्रोल ओवर, जिनका फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल होगा। प्रोविंसेस वर गिवन द पावर्स टू लेजिस्लेट ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। प्रोविंसेस को पावर दे दी गई कि सारे मतलब सब्जेक्ट को लेजिस्लेट करो, मतलब डिसीजंस लो, एक्सेप्ट लेकिन फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ दो। इंडिया को 3 ग्रुपों में, ग्रुप ए, बी, सी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे माउंट बेटन प्लान की। लॉर्ड माउंट बेटन जी जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, उन्होंने पार्टीशन प्लान को आगे रखा, known as the Mountbatten Plan, मतलब partition plan। बताओ। The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947. The Indian Independence Act, most important independence मिली थी 1947। The act provided for the creation of और इस एक्ट ने कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज बनेंगी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। बताओ अपनी इंडिया कितनी बड़ी हुआ करती थी, है ना, और ब्रिटिशर्स ने बांट दिया। एंड अब तो खैर बहुत ही दिक्कतें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी वो पहलगाम अटैक हो गया था, मतलब इनोसेंस वर किल्ड, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, है ना। और हमारी इंडियन आर्मी देखिए, मतलब कितना मेहनत करनी, मतलब किसी भी देश की आर्मी हो सब अपना छोड़ छाड़ के बस देश की सेवा करती। तो प्राउड एन इंडियन आर्मी एंड एवरी अदर आर्मी, ठीक है, जो अपने देश की रक्षा करते हैं, किसी को बर्बाद नहीं करते, वो सिर्फ डिफेंस के। अपनी इंडियन आर्मी तो फीलिंग प्राउड ज़्यादा अच्छी लगती है। इंटरिम गवर्नमेंट 1946, है ना। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म, जो कि 2 सितंबर 1946 में बनी फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। टास्क था कि वो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट इंडिया में आने में क्या करेगी, असिस्ट करेगी। बताइए इंटरिम कैबिनेट में कौन कौन थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस में डील करते थे ना, बाहर के अफेयर्स पोर्टफोलियो से। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज और सप्लाई से। जगजीवन राम लेबर से रिलेटेड थे, मतलब, है ना। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस से। CH भाभा वर्क्स माइंस और पावर से। लिखत अली खान फाइनेंस से। अब्दुल रब निश्ठर पोस्ट और एयर से। असफ अली रेलवेज और ट्रांसपोर्ट से। C राजागोपालाचारी फ्रॉम एजुकेशन और आर्ट से रिलेटेड थे। 11 चुंद्रघर कॉमर्स से रिलेटेड थे। गज नफ़र अली खान हेल्थ से रिलेटेड थे। और जोगिंदर नाथ मंडल लॉ से रिलेटेड थे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो नवंबर 1946 में बनाई गई। एंड द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनाई गई। ठीक है, टोटल असेंबली में 389 लोग थे। आउट ऑफ दिस इनमें से जो 296 थे वो इलेक्ट करे गए थे टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट करी गई थी। आउट ऑफ 296 मेंबर्स, 292 मेंबर्स फॉर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट करा जाना था। while 4 members were to represent the
4 members were to represent the पता नहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, द प्रोविंसेस, ठीक है, कौन सा प्रोविंसेस, देखो दो 96 मेंबर्स जिसमें से 292 जो थे उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने इलेक्ट करा गया था, जबकि जो 4 मेंबर्स थे उन्हें किसे रिप्रेजेंट करना था, प्रिंसली प्रोविंस या फिर ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, जो भी होगा मैं इधर लिख दूंगी, ठीक। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट, वो थोड़ा सा क्रॉप हो गया ना जी, हाँ, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, एंड रीअसेंबल्ड ऑन, और दोबारा असेंबल हुई थी 14 अगस्त 1947 में, एंड एज अ सॉवरेन कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। 2 साल 11 months और 18 days लगे थे टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 years 11 months and 18 days to finalize the constitution. Objective resolution was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13th December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru. Dr. Sachidanand Sinha was the first president temporary, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्पररी थे, लेकिन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब वो 9 दिसंबर 1946 को मिले थे, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था ऑफ द असेंबली रिस्पेक्टिवली। सर B.N. राव was appointed as a constitutional advisor, सर B.N. राव को as a constitutional advisor घोषित कर दिया गया था of the assembly. Seats were allotted to each province and each, है ना, provinces ही होगा, है ना, काली उधर ऊपर, है ना, तो seats were allotted to each provinces and each princely states, हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट को सीट्स अलॉट करी गई थी to their respective population roughly in the ratio of 1 to a million. On 26 November 1949 थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट कंप्लीट हो गई थी, द कॉन्स्टिट्यूशनल पास कर दिया गया था, लेकिन क्यों नहीं वो लॉन्च करा गया, लॉन्च इन द सेंस मैं बता रही हूँ, है ना, तो the provisions relating to citizenship elections and provisional parliament etc. were implemented with immediate effect, that is from 26 November 1949, जब जो चीज़ें थी सिटीजनशिप इलेक्शंस और प्रोविशनल पार्लियामेंट, ये थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इन्हें तो पास कर दिया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, बट जो बाकी के प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 में थे। क्यों आए थे, है ना, क्यों आए थे, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, है ना, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने और एक कोई और थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मतलब पहली बार बात करी थी, इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करा गया था। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, Constituent Assembly, Union Powers Committee headed by Pandit Jawaharlal Nehru, Union Constitution Committee, State Committees, Committee for Negotiating with States, Pandit Jawaharlal Nehru, Provisional Constitution Committee, Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas headed by Sardar Vallabhbhai Patel. Drafting Committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar, Rules of Procedure Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad, and Committee on the Functions of the Constituent Assembly was headed by G.V. Mavalankar, and Steering Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. So, अब हम बात करेंगे इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करा गया था, मतलब कब वो लॉन्च हुआ था। तो
इन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था, है ना, containing a preamble and 3 launch नहीं enactment, है ना, and और जो 395 articles 22 parts of 22 parts of 8 schedules constitution, मतलब बहुत amendments हुए उसमें in the 70 years since its enactment, है ना, बहुत सारे हुए. And a constitution in its current form consists of a preamble, 25 parts, 448 articles, and schedules. How many schedules? 8. Or not? हमें कितने कमेंट में बता दोगे ना. सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया, सोर्सेज क्या, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बेसिस या फिर ब्लूप्रिंट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का विद द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर एक्सेट्रा. बिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड सर्टेन फीचर, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सर्टेन फीचर लिए भी हैं फ्रॉम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस एज वेल. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सबसे पहले पोस्ट सिस्टम इन्हीं पास करा है ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है ना. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हम लोगों ने ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑफिस ऑफ द CAG, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमेरलिज्म, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी. आयरलैंड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन. मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो कि सेंटर लेवल की तरफ थोड़ा सा जो कि फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. जो आइडिया था रेजिडुअल पावर्स का, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फॉर्मर USSR, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5-year प्लानिंग लिए हमने इनसे, है ना. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रशियन रिवोल्यूशन से भी बहुत सीखे हैं. 1917 से, मतलब रशिया से जो कि अब है. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, जिनमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजंस लेते हैं, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट की ही बात मानी जाती है ना. We took that. Provision regarding trade, commerce and intercourse, languages of the preamble, joint sitting in the parliament. Weimar constitutions of Germany, similarly suspension of the fundamental rights during the emergency. South African constitutions, procedure of constitutional amendment. Constitution of France, similarly idea of liberty, equality and fraternity. These are 3 are very important words. Liberty means freedom, equality means equality. Equality means so equal. Fraternity is also very important. Japanese constitution से हमने लिया procedure established by law. Salient features क्या constitution में बहुत सारे features हैं, but कुछ features की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. Stands today are as follows. Lengthiest written constitution, सबसे बड़ा constitution है ना, सबसे बड़ा लिखा हुआ constitution. Indian constitution सबसे lengthiest है पूरे world में. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स हैं. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें रिजिडिटी भी है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है. मतलब कहीं जैसे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं कभी रिजिड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, उसी तरीके से ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. द प्रोसीजर है अमेंडमेंट का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्टली फ्लेक्सिबल भी है और पार्टली रिजिड भी, स्ट्रिक्ट भी है और रिलैक्स भी करता है ना. सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजीली एंड सम प्रोविजंस कैन ओनली बी अमेंडेड बाय पैसेज इन बोथ इंडियन पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब लॉज बदलने के लिए रिजिड और फ्लेक्सिबल, है ना. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और ये हमने किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आप कमेंट्स में बताओ. मैंने अभी बताया बिना देखे, है ना.
So India has a parliamentary system of government both at the center and the states. The president is the head of the Union of India and the governors are head of the states, but they act on the advice of the Council of Ministers. लेकिन वो Council of Ministers की advice पे कहते, they have nominal parts है ना, independent judiciary, single इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ इंडिया. बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव बीन गिवन, उन्हें एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं. एंड लॉ अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम तो है बट विद काइंड ऑफ यूनिटरी फीचर्स बिकॉज सर कंट्री इज अ क्वाजी फेडरलिज्म कंट्री ना. So our constitution contain federal features of government like division of powers है, written constitution है, independent judiciary, bicameralism है, लेकिन large number of unitary features भी हैं जैसे कि strong center, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, emergency provisions are also present. Secular state. तो secular states क्या है? The Indian constitution stands for a secular state कि हमारी जो कंट्री में सारे रिलीजन्स हैं उनके सेम राइट और सपोर्ट है फ्रॉम द स्टेट. और अगर आप कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करो तभी यू हैव सेम स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. एवरी इंडियन सिटीजन अबव 18 ईयर्स, हर इंडियन सिटीजन जो कि 18 ईयर्स के ऊपर है उसके पास है राइट टू वोट इन द इलेक्शंस. वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट कर सकता है, वोटिंग कर सकते हैं इलेक्शंस में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा. द वोटिंग एज उसको रिड्यूस कर दिया गया था टू 18 फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61st Constitutional Amendment Act of 1988. तो parts of Constitution, 25 parts हैं Constitution के which can be described as below. और अब हम ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे. हाँ, ये कुछ बड़ा चैप्टर है. सो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट वीडियोज़ आएंगे. मैंने इसीलिए बीच में छोड़ा ताकि आपको थोड़ा सा याद तो रहे ना, पेंडिंग रहेगा तो दिमाग में हाँ ये भी देखना है, ये भी देखना है ना, तो तुम पढ़ोगे आके भाई बहन. तो बाय, हैव अ नाइस डे. पढ़ते रहो और साथ में एंजॉय भी करते रहो. बाय.